प्यारे देशवासियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आपके समक्ष कल जो भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया EWS के बारे में, उसके बारे में एक विशेषण के तौर पर कुछ वास्तविक तथ्य आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि बहुजन पैगाम जो YouTube चैनल है, इसको घर घर तक पहुंचाना है और पूरे देश की जो वास्तविक सूचनाएं डेली अपडेट होती हैं, उनको बहुजनों के इंटरेस्ट में घर घर तक पहुंचाना है। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मैसेज भी देने का कष्ट करें, जिसकी वजह से हर देश का नागरिक, मुख्य रूप से बहुजन समाज के लोग, देश में क्या घटित हो रहा है वास्तविकता से अवगत हो सकें। साथियों, आज से लगभग 2.5 साल पहले मोदी सरकार ने 103 संविधान में अमेंडमेंट करके एक कानून बनाया था EWS के लिए कि 10% आरक्षण जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनको दिया जाएगा। चलो, यहाँ तक तो बात ठीक थी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको दिया जाएगा, लेकिन यह कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में केवल सवर्ण लोग आएंगे, ये बात बिल्कुल निराधार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक है। इसको किसी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब आर्थिक आधार पर हो रहा है तो आर्थिक आधार तो सभी पे लागू होता है, चाहे SC के लोग हों, ST के हों, OBC के हों, माइनॉरिटी के हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों। दूसरी बात, केवल जो 15% लोग सामान्य वर्ग के हैं, उन्हीं की एक आर्थिक स्केल निर्धारित की गई है कि जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होगी वो उस कैटेगरी में आएगा, अथवा जिस परिवार के पास 5 एकड़ जमीन से कम होगी तो वो उस कैटेगरी में आएगा। कमाल की बात है, 8 लाख, 6 लाख पर OBC का व्यक्ति क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आ जाता है, वो आरक्षण का हकदार नहीं होगा। ये 6 लाख रुपए आमदनी उसकी साल भर की है, और इधर जो श्रवण क्लास के लोग हैं वो 8 लाख आमदनी है, तब वो उससे कम है तब वो उस कैटेगरी में आएंगे। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक बात है। तो इकोनॉमी की दृष्टि से यदि आंका जाता है तो सबको आंकना चाहिए। संविधान में आर्टिकल 15-16 में जो व्यवस्था की गई है आरक्षण की, तो ये समझ करके की गई थी, सोशल और एजुकेशनल आधार पर यह आरक्षण निर्धारित किया गया था। सोशल और एजुकेशनल जो बैकवर्ड लोग हैं उनकी एक सूची बनाई गई, जिसे जो शेड्यूल कास्ट यानी एक शेड्यूल्ड सूची, लोगों ने मान लिया कि शेड्यूल कास्ट कोई जातियां होती हैं, उस कैटेगरी में जितने भी जातियां आती थी उनको सम्मिलित किया गया था। दैट इज ए सूची, वो एक शेड्यूल है। तो जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड थे उनको रिजर्वेशन दिया गया था। इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन देने की व्यवस्था संविधान में नहीं है। पहली बात तो ये, तो सरकार ने जो अमेंडमेंट किया वो गलत किया, और वहाँ पर जो SC ST OBC के सांसद वहाँ बैठे हुए थे, उनकी समझ में नहीं आया, उनकी आवाज़ नहीं निकली और उन्होंने उनका समर्थन किया। एक असंवैधानिक व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार किया। इसको देश के लोगों को समझना चाहिए और आगे आने वाले चुनाव में ऐसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को भेजना चाहिए जो कम से कम वहाँ पार्लियामेंट और विधानसभा में जाकर के SC ST OBC माइनॉरिटी के हकों, आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बात कर सकें। ऐसे तो ये संविधान बदल देंगे, कल हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, और ये जो वहाँ पर बुत की तरह बैठे हुए हैं मुर्गा बन करके, यही इसके गुनाहगार और ये दोषी होंगे जो SC ST OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, कई पिटीशन फाइल की गई, ये गलत है। इससे पहले पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ, 1992 में एक इंदिरा साहनी नाम का केस था। 7 जजों की बेंच ने एक फैसला किया था, उसमें हीरालाल कानिया, मिस्टर जस्टिस हीरालाल कानिया वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। 7 जजों की बेंच ने यह हेल्ड किया था कि 49.5% से ज़्यादा रिजर्वेशन
देश में नहीं हो सकता सरकारी नौकरियों में। उसके बाद हुआ भी नहीं, लेकिन सरकारें बदलती गई, कोलोजियम के माध्यम से जज भी बदलते गए और जज उस कैटेगरी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोशिश की गई जैसा सरकार चाहे वैसा ही फैसले कर दे। आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेज अपॉइंट किए जाते हैं, क्या तरीका है? एक कोलोजियम, एक संस्था मान लें, थोड़ी देर के लिए संस्था भी नहीं कह सकते, उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जो 5 जज होते हैं उसमें 3 जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, एक राष्ट्रपति के माध्यम से आता है, एक आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के माध्यम से आता है। ये जज कौन होते हैं? ये जजों की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। अब ये जज कौन होते हैं, इस संबंध में मैं जजों की ओपिनियन ही आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आलोचना करने जा रहा हूँ। एक जज साहब हैं जस्टिस रंगनाथ पांडे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे हैं। दैनिक भास्कर में इनकी रिपोर्ट छपी थी 4/7/2019 को। उसमें उन्होंने साफ लिखा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति वंशवाद और जातिवाद से ग्रसित, कोई मापदंड नहीं। ये जज साहब कहते हैं, जस्टिस रंगनाथ पांडे। देश की न्यायपालिका में पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं है। कई न्यायाधीशों के पास विधिक ज्ञान तक नहीं है। यानी जो जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बनाए जा रहे हैं कोलोजियम के माध्यम से, उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होती कि किस तरह से फाइल को अटेंड किया जाए। आर्गुमेंट्स होते हैं, जो लर्नेड लॉयर्स होते हैं, उनको सुनकर के किस तरह से संज्ञान में उनको लेना चाहिए, किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है। ये जस्टिस रंगनाथ पांडे जी आगे लिखते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडे ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जस्टिस पांडे ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है। प्रचलित कमेटी केवल परिवारवाद और जातिवाद से ग्रसित है। न्यायपालिका की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले लेना जरूरी है। नियुक्तियां कैसे होती हैं? एक कमरे में जब ये कोलोजियम कमेटी के लोग चाय पीते हैं, बैठते हैं, तो वहीं पर आपस में जो इनको निर्देश मिलते हैं, रिकमेंडेशन हो जाती है और नियुक्ति पत्र उसको दे दिया जाता है, जिसको ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाते हैं। कोई टेस्ट नहीं होता, कोई एग्जामिनेशन नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कहीं कुछ भी नहीं होता। इस तरह से जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। आप जानते हैं कि एक पुलिस में जब भर्ती होता है कांस्टेबल के लिए, उसको पुलिस की रूल के अनुसार वहाँ के सीनियर अधिकारी उसको कई किलोमीटर तक दौड़ाते हैं, उसका पसीना निकल जाता है। ठीक है, बंदूक लेकर के भी दौड़ता है, पैदल भी दौड़ता है, कसरत भी करता है, वेट भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, तब जा करके वो कांस्टेबल के लिए सेलेक्ट माना जाता है। चपरासी की एक नौकरी होती है, उसके लिए भी तमाम दुनिया के मापदंड बनाए जाते हैं। खुद आप हाई कोर्ट में जाओ, किसी जिला अदालत में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जब क्लर्कों की भर्ती होती है, उनको किन किन परिस्थितियों को गुजरना पड़ता है। लेकिन कमाल की बात है, किसी भी हाई कोर्ट में जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई मापदंड नहीं, कोई उनकी एग्जामिनेशन नहीं, कुछ नहीं। जो कोलोजियम के लोगों ने कह दिया, जो जज होते हैं उसमें सीजीआई होते हैं, कुल मिला के 5 जज होते हैं, जो उन्होंने रिकमेंड कर दिया उसी को नॉमिनेट कर दिया जाता है, चाहे वो उस लायक है अथवा नहीं है। साथियों, इसी संबंध में टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दूसरे जज बीरेन सिंह यादव, उनका भी कमेंट आया हुआ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। जब गलत तरीके से जजों की अपॉइंटमेंट गलत होगी तो फैसले सही कहां से आ सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। गलत आदमी तो गलत ही फैसले देगा। इसी संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं बीजी कौलसे पाटिल साहब, उनका भी बहुजन पैगाम पर कमेंट आया हुआ है। साथ साथ इसके बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका भी आया हुआ है। समाज के बुद्धिजीवी लोग, आरबी कौर साहब हैं, एमडी ओम नारायण साहब हैं, इसी तरह से कर्नल अतर सिंह जी हैं जो समाज में रात दिन काम करते हैं, दिलीप मंडल साहब हैं, लक्ष्मण यादव हैं, इसके अलावा साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर रतन लाल जी हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के जो
लॉ प्रोफेसर्स ने उनका भी कमेंट्स आए हुए हैं कि ये व्यवस्था असंवैधानिक है, जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं। साथियों, अब उसी बात पर मैं आता हूं। EBS यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो होता है, यानी सबल कम्युनिटी के लोग हैं, वो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं, वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करता जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, लेकिन उसके लिए एक मापदंड होना चाहिए। वो ऐसी व्यवस्था हो जो पूरे देश पे लागू हो, केवल वर्ग विशेष, जात विशेष के लोगों पे लागू नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिकली जब सोशली एजुकेशनली जब देखा तो उसी लिस्ट बनाई गई, उसमें शेड्यूल कास्ट में कितने आते, शेड्यूल ट्राइब में कितने आते, OBC में कितने आते, उनको आरक्षण दिया गया। यहाँ पर तो कोई लिस्ट नहीं बनाई गई, यहाँ तो सीधा सीधा कह दिया गया कि जो 15% लोग हैं, सेवन क्लास के लोग हैं, वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा और इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी आदिवासी कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। इस बात से 5 जजों की कमेटी में 2 जज सहमत नहीं थे। उन्होंने आपत्ति जताई कि ये तो गलत है, असंवैधानिक ऑर्डर है, इसको उन्होंने अपना अलग राय दी। लेकिन 3 जजों की सहमति से वो कानून पास हो गया जो सरकार ने बनाया हुआ था, और EWS का जो 10% आरक्षण किया है वो देश में संवैधानिक तरीके से मान्य कर लिया गया। साथियों, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। पहले तो ये जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो सांसद बैठे हुए हैं, वो उन्होंने धोखा किया है, वो गद्दारी की है समाज के साथ, और उन्होंने इसे पास हो जाने दिया। पहले तो गुनाहगार तो वो हैं। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट में कौन है? 5 जज थे, 5 के 5 सवर्ण कम्युनिटी से आते हैं, उसमें एक भी SC नहीं, एक भी ST नहीं, एक भी OBC नहीं, एक भी माइनॉरिटी नहीं, कोई भी नहीं। इस तरह की न्यायपालिका इस देश में अब काम करने लगी है। अरे थोड़ा सा शर्म करना चाहिए, देश सबका है। 140 करोड़ की आबादी इस देश में होने जा रही है, जिसमें सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग हैं। उनका सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो। वैसे भी आप देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण और बनियों का सवाल है, सारी यूनिवर्सिटी उसके कब्जे में है, सारे वाइस चांसलर उनके हैं, प्रोफेसर्स उनके हैं। लेटर एंट्री के माध्यम से ब्राह्मण या बनिया वही आएगा, और कोई भी नहीं आएगा, किसी कंडीशन वही आएगा। इसी तरीके से जो जुडिशरी, हर जुडिशरी है, वहाँ पर भी वही है, उन्हीं का बोलबाला है। तो किस तरह से लोग न्याय किससे मांगने जाएंगे? किसको न्याय इम्पार्शियल तरीके से न्याय मिलेगा? तो न्याय की भी हत्या हो रही है, संविधान की भी हत्या हो रही है, और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनका भी वायोलेशन हो रहा है। लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। दूसरी तरफ देखें आप, जहाँ लोकतंत्र की बात आती है, यहाँ पर भी जो कल फैसला हुआ, यहाँ पर भी लोकतंत्र ने काम किया। 3 जज एक तरफ, 2 एक तरफ, यानी 3 जिधर थे वो जीत गया, और जो 2 एक तरफ थे वो हार गया। यही मान के चलते हैं। तो काय बात का सुप्रीम कोर्ट रहा, काय बात का हाई कोर्ट रहा, वहाँ तो वोट डालने की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई जितने जिसके वोट पड़ेंगे, मेजोरिटी में होगा, उसकी जीत हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और पूरे देश में आज भी जंतर मंतर पर बहुत बड़ा पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं, और इसका विरोध हो रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक चीज़ से पूरे देश में असंवैधानिक तरीके से कोई ऑर्डर आता है, लागू कर दिया जाए, तो वर्ग विशेष का नहीं, पूरे देश का नुकसान होता है। इस संबंध में एक ड्रामा किया था मोदी सरकार ने आज से 2 साल 3 साल पहले, कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की कोशिश की। 3-4 महीने सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ, बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एकदम। यानी जो एक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट लाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन मान्य नहीं है, कोलोजियम करेगी। व्हाट इज पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ दी जजेस? जो कोलोजियम है उसमें जज होते हैं, इनका व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है, जिसकी वजह से वो कोलोजियम के माध्यम से ही जजों को अपॉइंट करना चाहते हैं। अंडरस्टूड बात है, देश का हर नागरिक समझता है। अब जब लोकतंत्र से ही, लोकतांत्रिक तरीके से ही सब बातें डिसाइड होंगी, तो अभी ये देश डिसाइड करेगा, देश की आम पब्लिक, पूरे देश का आवाम डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज कौन होना चाहिए, उस लायक कौन है, कौन कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है, किसके
किस जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बना है, उसने उससे पहले कितने केस डिसाइड किए, उसका रिजल्ट क्या है वो देखा जाना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कब से उसने वकालत की, और वकालत करने के बाद जज बना है, वकील बनने के बाद जज बना है, अथवा जज रह करके जज बना है। बहुत सारी चीज़ों को देखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। अभी यह सर्वे कर लिया जाए, जो हमारे पास डाटा आए हुए हैं पूरे देश से बहुजन पैगाम पर, मैं सबको तो नहीं पढ़ सकता, मैं बता सकता, हजारों, कम से कम उसमें हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस ने भेजा हुआ है, जो समाज के बुद्धिमान लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने भेजे हुए हैं। तो उन सबको यदि हम अभी पब्लिक के सामने लाएं, आप लोगों के सामने लाएं, तो घंटों लग जाएंगे। बस एक बात तय हो गई कि आज देश के सामने इम्पार्शियल तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्याय नहीं हो रहा है, और लोग अब जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। दूसरी बात, जब 7 जजों की बेंच ने यह निश्चित कर दिया इंदिरा साहनी के केस में कि भाई जो आरक्षण है वो 49.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये 5 जजों की बेंच को क्या राइट था, क्या जुरिडिक्शन था कि 7 जजों की बेंच ने जो फैसला किया उसको ओवर रूल करते हुए और 5 जजों की बेंच ने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। ये तो सरासर गलत है, ये कर ही नहीं सकते, इनको जुरिडिक्शन ही नहीं है किसी तरह का। इसलिए बहुजन पैगाम के माध्यम से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहूँगा, इसके लिए सब लोग तैयार हो जाएं। और अब इस संबंध में इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। अब चैलेंज अलग तो कहीं होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, इसके लिए कम से कम 9 जजों की बेंच क्रिएट की जानी चाहिए, और जो 9 जज बने उनमें सभी धर्मों का और वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें सवर्ण भी जज होना चाहिए, एससी का भी होना चाहिए, एसटी का भी होना चाहिए, ओबीसी का भी होना चाहिए, माइनॉरिटी का भी होना चाहिए, आदिवासी का भी होना चाहिए। सभी वर्ग, जितनी जातियां हैं और उनके समूह हैं, जैसे एससी में कई बहुत सारी जातियां इन लोगों ने बना दी। हम जातियों की बात नहीं करते, हम केवल एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, माइनॉरिटी और आदिवासी की बात करते हैं, और सवर्णों की बात करते हैं। तो उनमें सभी जो जज हों, 9 जज हों, उनमें सभी का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उनके बीच में ये मामला जाना चाहिए। उसके बाद जो फैसला निकल के आएगा, सारा देश उसको स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, खुशी मनाएगा, और वो फैसला होगा वो संवैधानिक तरीके से होगा, संविधान के अनुरूप होगा, और उसको पूरा देश स्वीकार भी करेगा। साथ साथ इसके ये कोलोजियम प्रणाली हमेशा हमेशा के लिए दफन होनी चाहिए। इसमें सिवाय पक्षपात, जातवाद, वंशवाद के अलावा और कुछ भी नहीं है। पिछले कई दशकों से आप देखते चले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ना एससी जज हो सकता है, ना ओबीसी हो सकता है, ना एसटी हो सकता, ना माइनॉरिटी हो सकता, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी नहीं हो सकता। सिर्फ वही इक्का दुक्का कोई हो गया तो अलग बात है। तो इस तरह से सारा देश सफ़र कर रहा है। भारत की न्यायपालिका अपने इंटरेस्ट के लिए, अब क्या उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, इसका तो एक्सप्लेन वही करें। ये मैं कहूँगा तो ये सोचा जाएगा कि आप उनकी आलोचना करते हैं। बट इज द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ कोलोजियम मेंबर्स, मेंबर्स मीन्स जजेस, जो जज हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, जज बनाने आप 2 साल के लिए रहेंगे, 1 साल के लिए रहेंगे। अभी ललित साहब आए, वो तो 73 दिन के लिए रहे, चले गए, क्या मिला आपको। इसलिए वो ऑर्डर पास करके जाओ, वो जजमेंट पास करके जाओ, जो देश का आवाम आपको आपकी सराहना करे, आपकी प्रशंसा करे और आपकी इज्जत करे, आपको सर पे बैठा ले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही देश का सबसे बड़ी अदालत है, सबसे न्यायपालिका का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ लोग उम्मीद करके आते हैं पूरे देश के, यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। और यहाँ से उनको न्याय ना मिले कहाँ जाएंगे। अभी बिल्किस बानो के मामले में जो ऑर्डर आया, बड़ा दर्दनाक ऑर्डर आया है। अब वो कहाँ जाएं। अरे भाई, जिन 11 लोगों ने, गुजरात के 11 लोग, वो 7 क्लास के लोग हैं, उन्होंने बलात्कार किया और वहाँ की सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, उनको सबको छोड़ दिया। पूरी सजा भी नहीं हुई, मामला पेंडिंग पड़ा हुआ। कब तक पेंडिंग रखोगे। तो ये तो सरासर अन्याय और गलत हो रहा है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष रूप से, चाहे वो सरकार हो, चाहे पब्लिक के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, समान रूप से सबको न्याय देने का एक सिस्टम ईजाद करना चाहिए, जिसकी वजह से सब लोग सुप्रीम कोर्ट को
तारीफ करें, और सुप्रीम कोर्ट इस तारीफ लायक है भी और था भी। लेकिन अब जो व्यवस्था चल रही है मोदी सरकार में, तो वही चल रही है, इसे अनुमान लगा रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि वो तो मोदी सरकार जो कहती है, मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देता है। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे EWS का मामला हो, चाहे किसी रक्षा सौदे का मामला हो, आदि आदि। तो ये गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और जो देश के लोग हैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि अन्याय के खिलाफ यदि रोड पे आना पड़े तो आपको आना पड़ेगा, आना चाहिए। और ये बात हम ही नहीं कहते हैं, पूर्व जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस NV रमन्ना साहब ने भी कही थी कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ यदि रोड पे आना पड़ता है तो रोड पे आने के लिए तैयार होना चाहिए। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से। रमन्ना साहब जब अमेरिका में गए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने बाबा साहब को, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर के वो शब्द कहे कि हमारे जैसे करोड़ों लोग उस महापुरुष को इतना सम्मान देते हैं, वो सम्मान पाने लायक है जिसने भारत का संविधान बनाया। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की लाइब्रेरी में उस समय वो स्टूडेंट थे, उनकी एक फोटो लगी हुई थी, उस पर उन्होंने फूल अर्पित भी किए और काफ़ी सम्मान दिया। साथियों, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के बाद साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए आपको एक बार फिर कहता हूँ कि कूप मंडूक मत बने रहिए, शिक्षा की तरफ अग्रसर हो, पढ़ो लिखो, भारत के संविधान को जरूर पढ़ो, कानून को पढ़ो, IPC को पढ़ो, CRPC को पढ़ो, जिसकी वजह से लोग आपका शोषण न कर सकें। बच्चों को पढ़ाइए, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, शिक्षा की तरफ अग्रसर कीजिएगा, तभी बात बन पाएगी। नहीं तो इसी तरह के जुल्म आप सहते रहोगे और सदियों पीछे चले जाओगे। जो आज से हजारों साल पहले व्यवस्था थी, आप गुलाम थे, जो बहुजन समाज के लोग गुलाम थे, वहीं पर ये सरकार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और न्यायपालिका का भी ये मिसयूज कर रही है। आरक्षण का मामला हो, क्रीमी लेयर का मामला हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, कोई भी मामला हो, जो काम खुद नहीं कर पाती वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कहकर करवा देती है। लेकिन जिम्मेदारी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की है। हमको सोचना चाहिए कि ये ऑर्डर किसी के कहने से नहीं, जो कानून कहता है उसके अनुसार होना चाहिए, तभी देश उसको सैल्यूट करेगा, सम्मान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी और आप इसके लिए आगे आएंगे, चाहे रोड पे आना पड़े तो भी आएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।